अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस एग्जांपल थी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, उससे कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के वो मैंने लिख दिए हैं और ये आपकी बुक में भी हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एनी टू, तो आपने ये याद रखने हैं। तो वो जो आपने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम सीखा है उससे ये उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर हमने ड्राइव किए हैं, तो ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सेटिस्फाई होंगे। तो अगली जो 2 एग्जांपल्स है वो हम इन्हीं की बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो फीचर इसमें लिखा हुआ है, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट ए फिक्स पोजीशन। मींस एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जीक्यूट करती है एक बॉडी, वो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करती है, जिससे हम उसे मीन पोजीशन का नाम देते हैं। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जैसे कि हमने देखा था, जो मीन पोजीशन की तरफ है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है और वही बॉडी को एक्सेलरेट करवाती है। उसके रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है। और दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन का दूसरा ये पॉइंट है कि जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन्स इसका सिंपल वर्डिंग में ये है कि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। और फिर वेलोसिटी की बात की गई है, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। चलें अब हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये आप घर पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं क्योंकि बॉल इजीली घर में अवेलेबल है और बॉल भी जो है ना वो अवेलेबल है। इसको आप इसकी मोशन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सिंपली देखें, एक बाउल और उसके अंदर हम एक बॉल पुट कर देते हैं। तो फ़िलहाल तो बॉल जो है ना वो समझ लें मीन पोजीशन पे मौजूद है। यहाँ पे बॉल का जो वेट होगा, जिसे हम नाम देते हैं mg, क्योंकि ये अब mg यहाँ वेट एक्ट कर रहा है सरफेस पे, लाजमी बात है इस सरफेस का नॉर्मल भी होगा, जिसे हम r से डिनोट कर देते हैं। तो नॉर्मल फोर्स वो होती है जो डाउनवर्ड वेट के इक्वल और अपोजिट होती है। तो फिलहाल मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0। देखें, 2 फोर्सेस है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो नेट फोर्स 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई मोशन नहीं। अब हम एक्सटर्नल फोर्स की मदद से इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो सपोज करें हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो अब यहाँ पर उसका वेट कहाँ होगा, वही दोबारा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसे हम नाम देंगे mg का। और जो सरफेस का रिएक्शन होगा वो अब एंगल पे चला गया विद mg। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस हम देख रहे हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो बात को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, एक को रेफरेंस रखते हैं। अब सपोज करें हम r को रेफरेंस रखते हैं और mg के 2 कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। कंपोनेंट्स आपने चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में पढ़े थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के नाम से, या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। एक ये आया कंपोनेंट जो रेफरेंस की लाइन में है, उसे हम नाम देंगे mg cos थीटा, और दूसरा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, उसे हम नाम देंगे mg sin थीटा। अब mg को रिजॉल्व करने के बाद देखें सिचुएशन थोड़ी और क्लियर हुई है। जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस का वो mg cos थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट है। mg cos थीटा और r बिल्कुल ऑपोजिट है और इक्वल हैं। इस तरह ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन नहीं होगी मज़ीद। तो बाकी रह गया mg sin थीटा। mg sin थीटा के ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं है जो इसे बैलेंस करे। तो mg sin थीटा रोल प्ले कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स का। अब रीस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है, बॉडी को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके जाती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर mg sin थीटा के
वजह से वो इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। मीन पोजीशन पे आके वही बॉल मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगी और यहाँ रुकेगी नहीं ड्यू टू इनर्शिया, और दूसरी तरफ बॉल एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी जितना उस तरफ हाइट पे गई है। और वहाँ आके यहाँ आके भी उसकी यही सिचुएशन होगी। आप एम जी को रिजॉल्व करेंगे, वही दोबारा एम जी कॉस थीटा जो बैलेंस हो जाएगा आर के साथ, और बाकी एम जी साइन थीटा उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और वो वापस मेन पोजीशन की तरफ अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगी। तो इस तरह ये बॉल जो है बाउल के अंदर अपनी मोशन कंटिन्यू रखती है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन तो है, तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। देखें ये जो फीचर है ये इसमें सारे सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि पहले देखें पहला पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है ना वो वाइब्रेट करेगी, तो ये बॉल जो है ना अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रही है। और इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है देखें वो मीन पोजीशन की तरफ ही है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, दोनों तरफ से मीन पोजीशन की तरफ। उसके रिजल्ट में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगा, और एक्सेलेरेशन बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ फ्रॉम मीन पोजीशन, मैंने मीन से वो एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू करेगी, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो हाइट पे जा रही है। तो डेफिनेटली एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। लास्ट पॉइंट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ आएगी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे मीन क्रॉस करेगी आगे रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो एक्सट्रीम पर जाके बिल्कुल जीरो होगी, फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी। तो ये चारों पॉइंट जो है ना वो इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाई होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है इसे हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी वो है सिंपल पेंडुलम, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसी बेस पे। तो देखें अब नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सिंपल पेंडुलम। ये भी आप घर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपके पास स्टैंड भी होना चाहिए और एक छोटी सी बाउल जिसे हम बॉब कहते हैं, सॉरी, वो होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर उसको ड्रॉ करते हैं, ये रिजिड स्पॉट जिसके साथ एक हम लाइट स्ट्रिंग जो है ना अटैच करेंगे। स्ट्रिंग मीन धागा, बिल्कुल लाइट सा। आइडियली लिखा जाता है कि मासलेस। अब ऐसा स्ट्रिंग तो नहीं हो सकता जिसका मास ना हो, तो हम बिल्कुल लाइट सा यूज़ करते हैं, वो मास इग्नोरेबल है। और उसके साथ एक पॉइंट मास अटैच करते हैं जिसे हम नाम देते हैं बॉब का। तो ये मेटालिक बॉल होती है। अब ये बन गया सिंपल पेंडुलम। और इस स्ट्रिंग के बारे में और भी एक पॉइंट है कि इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब उसमें किसी किस्म की इलास्टिसिटी ना हो, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग द मोशन, उसकी लेंथ एल है। अब सिंपली क्या है कि इस बॉल का जो वेट है वो एम जी डाउनवर्ड है, और स्ट्रिंग के अंदर इस वेट की वजह से टेंशन होगी जिसे हम टी का नाम देंगे, वो अपवर्ड होगी। अब दो फोर्सेस हैं इस बॉब के ऊपर, एक एम जी वेट डाउनवर्ड और उसी के इक्वल और अपोजिट टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग। अभी ये मीन पोजीशन पे है, नेट फोर्स ज़ीरो है, डेट्स वाई कोई मोशन नहीं है। अब हम सपोज करें एक्सटर्नल फोर्स की मदद से उसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेके जाना चाहेंगे, तो ये कुछ इस तरह से मोशन शो करेगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन बन गई, मीन पोजीशन के साथ उसने एंगल थीटा बनाया, लेंथ तो वही रहेगी, टेंशन टी आ गई, और अब जो वेट है वो वही दोबारा डाउनवर्ड एम जी रहेगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एम जी और टी वो एंगल पर चली गई। तो अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और साथ में देखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन रोल प्ले कर रहा है और बैलेंस कौन होता है। तो एम जी टी रेफरेंस है, एम जी के दो कंपोनेंट। तो रेफरेंस की लाइन में पहले एम जी कॉस थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एम जी साइन थीटा। ठीक है जी, ये दो कंपोनेंट हो गए। अब ज़रा गौर से देखिए इसे, जो एम जी कॉस थीटा है वो टी के साथ बैलेंस है क्योंकि बिल्कुल इक्वल और अपोजिट। बाकी कौन रह गया, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा के अपोजिट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे बैलेंस करे, तो हम इस कहेंगे ये रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगी।
रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगी और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ, और वो बॉडी को वापस इनिशियल कंडीशन में लेके आएगी। मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू करेगी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, और दूसरी तरफ अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा। दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे भी यही सिचुएशन होगी, mg sin थीटा फिर रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा और वो बॉडी वापस से मीन पोजीशन की तरफ आएगी। तो ये मोशन कंटिन्यू रहेगी इसी तरह। अब देखें ये सिंपल पेंडुलम की मोशन है। अब इसके अंदर भी ये चारों जो फीचर्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, तो इस तरह हम इसको भी सिंपली क्या बोल सकते हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इससे रिलेटेड जो और बात है वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये ड्राइव तो नहीं करना यहाँ पे, वो फर्स्ट ईयर में करेंगे आप। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब टाइम पीरियड डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड वैल्यू ऑफ जी। लेंथ ऑफ पेंडुलम ज़्यादा होगी, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम और इन्वर्सली है जी की वैल्यू के। तो लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेंथ कम होगी टाइम पीरियड कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, वो बार बार आए हुए हैं पेपर में। पहला तो ये है, वो साइड बॉक्स से है इसी टॉपिक के साथ, कि क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड करता है, मतलब ये बॉब जो अटैच की गई इसके मास पे। देखें टाइम पीरियड के अंदर जो फार्मूला है उसके अंदर 2π√L/g, तो 2π तो कांस्टेंट है, बाकी रहेगी L और G। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का लेंथ ऑफ पेंडुलम पे और वैल्यू ऑफ G पे। मास का तो जिक्र ही नहीं है, वो मास से इंडिपेंडेंट है, इसलिए बॉब अगर चेंज भी कर देंगे तो जब तक लेंथ चेंज नहीं करेंगे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो ये उसका सिंपल सा आंसर है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल है थोड़ा, वो उसमें कहा जाता है कि अगर लेंथ डबल कर दी जाए तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, लेंथ को डबल करके पुट कर देते हैं। हम कह देते हैं L प्राइम और 2L, और इसकी जगह पुट करेंगे, नया टाइम पीरियड बनेगा T प्राइम के नाम से बना देते हैं, और इसकी जगह L प्राइम और G। L प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2L, और जब 2L पुट करेंगे ओवर G, 2 आप उसको सेपरेट करें स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। बाकी ये देखें सेम एज इट, दोबारा 2π√L/g, ये दोबारा सेम एज इट T बन गया, इसकी जगह आप T मार्क कर दें। तो क्या रिजल्ट निकला कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर स्क्वायर रूट 2 टाइम, इसको 1.14 टाइम्स भी लिखते हैं। तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया लेंथ को डबल करने से। तो ये सिंपल इसका आंसर है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये इससे रिलेटेड जो है ना दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसके साथ एक एग्जांपल भी है, साथ ही वो बुक में सॉल्व की हुई है, वैसे वो भी इसी फार्मूले से सॉल्व होनी है। मतलब उसमें आपको लेंथ दी गई है, जी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप कंसिडर करते हैं, तो वो लेंथ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3.14, तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो एग्जांपल आई भी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बोली थी, जो वाइब्रेशन की और टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की। तो मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ कि टाइम पीरियड क्या था, कि मीन देखें एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लिया मीन की तरफ, मीन से वापस दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे, वापस फिर मीन, फिर वापस एक्सट्रीम पे। तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, वन वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप चक्कर लगाना, उसे हम वन वाइब्रेशन का नाम देते हैं। और इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे नाम देते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती हैं एक वाइब्रेटिंग बॉडी की, उसे हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। और वो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ रिलेट करती है 1/t, और उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी सिंपली मालूम करने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टोटल टाइम। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक सेकंड में कितनी वो अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। तो ये था टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसके साथ इसकी तीनों एग्जांपल कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप
अगली बार सीखेंगे। टिल देन टेक केयर।